हेलो दोस्तों, आप लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज बच्चों बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे नोड के बारे में। जैसा कि आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना चल रहा था। तो परमाणु संरचना में हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक डिस्कस किया था, एटलीस्ट क्वांटम नंबर वगैरह सब कवर हो गया था। तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं नोड के बारे में। नोड कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से इसमें कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू वगैरह सारा चीज डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले नोड क्या होते हैं, सबसे पहले बेटा नोड क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो नोड क्या होते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है वो जीरो होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जीरो होगा वो नोड होगा। अब अगर नोड की बात करेंगे तो नोड टू टाइप्स के होते हैं। नोड टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल नोड, दूसरा होता है रेडियल नोड। क्या होता है, अरे बेटा एक मिनट, हाँ, एक होता है स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड ईआईटी को रेडियल नोड भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है n-l-1 होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हमारा स्फेरिकल नोड रेडियल नोड के बराबर कब होगा, हमारा स्फेरिकल नोड रेडियल नोड के बराबर कब होगा, उस टाइम पे होगा जब हमारा रेडियल पार्ट जो होता है वेव फंक्शन का वो जीरो हो। तो उस केस में स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड बोलेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n-l-1 लगाएंगे। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। दूसरा जो नोड होता है वो नोडल प्लेन होता है या उसी को एंगुलर नोड कहते हैं। दूसरा क्या होता है, नोडल प्लेन होता है या इसी को एंगुलर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर नोड कहते हैं। और इनके लिए जो फॉर्मूला होता है एल होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। अब सपोज करो हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो कौन कौन ऑर्बिटल होते हैं, अपने पास 4 होते हैं। 4 ऑर्बिटल में कौन होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। यही 4 ऑर्बिटल होते हैं जो आपको बताया गया है। अब मान लीजिए हम s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे जरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसका कैलकुलेट करेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। स्फेरिकल नोड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0। m का वैल्यू कितना होता है, 0। यही होता है ना, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जो ओरिएंटेशन को बताता है m। ठीक है, तो ये दोनों 0 होते हैं। तो 0 होने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो x y z इन तीनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दिखेगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी हमारे नोड नहीं पाए जाते हैं, एक भी नोड नहीं पाए जाते हैं। देख रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। केवल मैंने एस लिया है, इसको ध्यान देना। अब मान लो हमारे पास क्या है, 1s है, 2s है, 3s है। इनके लिए हम अगर स्फेरिकल नोड का वैल्यू कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। चलो लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस, फॉर्मूला होता है n-l-1, n-l-1 होता है। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं, n-l-1। चलो, तो अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। s के लिए l क्या होता है, 0 होता है, फिर -1। ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर हम 2s के लिए निकालेंगे, अगर हम 2s के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखना जरा, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इसमें नोड कितने होंगे, स्फेरिकल नोड 1 होगा। अब देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जैसे जैसे हम पास होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है। लेकिन जब आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, कम होने लगता है। तो एक यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देन यहाँ पे जब दूर चले जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको यहाँ पे मिलने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पर इनके बीच का ये जो गैप है इसी को बोलते हैं नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। तो 2s में कितने होते हैं, 1 होते हैं। 2s में स्फेरिकल नोड कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब मान लो हमको 3s में स्फेरिकल नोड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, निकाल लो भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
3 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। 3s ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड कितने होते हैं 2 होते हैं। तो इस तरीके से स्फेरिकल नोड को कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम एंगुलर या नोडल प्लेन को कैलकुलेट करना चाहती हो तो एकदम आसान है। तो देखो जरा समझाता हूं। जैसे मान लो 4s ऑर्बिटल के लिए हम 4s ऑर्बिटल होना चाहिए। 4s ऑर्बिटल के लिए हमको एंगुलर नोड निकालना है। तो एंगुलर नोड क्या होता है L होता है। तो अब 4s के लिए पूछा है तो जरा बताओ s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। भाई साहब वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब समझे। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और आगे कहानी है। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा हम लोग p ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। p ऑर्बिटल के लिए अब p ऑर्बिटल में क्या होता है। p ऑर्बिटल में हमारे क्या होते हैं इस तरीके से 3 बॉक्स बनते हैं। एक होता है px, दूसरा होता है py, तीसरा होता है pz। अगर तीनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लो x है, ये मान लो z है, ये मान लो y है। तो लोग कहां पे बनेगा तीनों पे बनेगा। बनाते हैं भाई साहब। एक इस पे बना लेना, एक इस पे बना लेना, एक इस पे बना लेना, एक इस पे बना लेना। यही बनेगा ना 3 इस तरीके से देख लो यही बनेगा। क्या कहते हो यही बनने वाला है। अब अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, तो डंबल होता है। डंबल होता है तो डंबल का मतलब ऐसे 2 लोब आपस में जुड़े होंगे। तो जहां पर दोनों लोब आपस में जुड़ रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा 0 होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा 0 होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं अपन, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं। अब मान लो हम अगर देखें 2p 3p 4p इनके लिए अगर हम नोडल स्फेरिकल नोड का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा। तो मान लो हमारे पास 2p है 3p है 4p है। अब इनके लिए स्फेरिकल नोड का वैल्यू देखते हैं। तो स्फेरिकल नोड का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये n माइनस l माइनस 1 होता है। चलो निकाल लो। n का वैल्यू कितना है 2 रखो। अब p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, फिर 1 हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2p के लिए निकाला 3p के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1। तो तुम्हारा स्फेरिकल नोड यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब 1 आ जाएगा क्या। अगर तुम 4p के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। इस तरीके से चीजें चलती है। तो कितना आसान है निकाल लोगे निकाल लोगे। अब मान लो तुमको निकालना है यहां पर एंगुलर नोड। एंगुलर नोड ही बता रहा था ना। अब मान लो तुमको एंगुलर नोड निकालना है। एंगुलर नोड फॉर 4p ऑर्बिटल। अब 4p ऑर्बिटल के लिए तुमको एंगुलर नोड निकालना है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा था। ठीक है जेई में JEE/PYQ में पूछा था। तो एकदम आसान था, कॉन्सेप्ट था, कुछ करना नहीं था, छोटा सा दिमाग लगाना था। ये क्वेश्चन कब पूछा था JEE/PYQ में। तो तुमसे एंगुलर नोड पूछा था 4p ऑर्बिटल के लिए। तो भाई साहब तुम देखो कि एंगुलर नोड का फार्मूला क्या होता है L होता है। अब ऑर्बिटल कौन सा है 4p है। p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फाइनल आंसर काम खत्म। समझ गए। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बेटा आगे चलते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा d ऑर्बिटल के लिए देखते हैं। तो इनके में कितने 5 बॉक्स होते हैं। 5 बॉक्स होते हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर यही होता है। तो अब इनके लिए अगर हम देखें तो इनमें d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ लोब कितने होते हैं। नंबर ऑफ लोब मैंने बताया था 4 होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो डबल डंबल होता है। क्या होता है डबल डंबल होता है। ये भी मैंने बताया हुआ है। तो इनको जब बनाएंगे अपन तो कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें 4 लोब होते हैं 4 लोब। तो कुछ इस तरीके से अगर बनाएंगे तो मान लो एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब। यही 4 लोब हमारे हो गए। इनको मान लो x y। तो देखो 4 लोब हो गए। एक लोब जब इधर से ऐसे आ रहा है तो एक इसके लिए नोड मिलेगा, एक इसके लिए नोड मिलेगा। टोटल नोड कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ नोड कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे।
तो डी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 2 है। डी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 2 हैं। और सबसे मस्त बात बताता हूं, स्फेरिकल नोड या फिर जो एंगुलर नोड है, स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड, ये दोनों अलग अलग है कि ये कहीं है? बताओ जरा। दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए जो हमारा dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका जो वैल्यू होता है ये 2 होता है, दोनों के लिए 2 होता है। लेकिन अगर तुम केवल बात करोगे एंगुलर नोड के लिए, एंगुलर नोड के लिए, तो इनके लिए जो यहां पर बात करेंगे, इन तीनों के लिए चाहे स्फेरिकल नोड हो या एंगुलर नोड हो, 2 होता है। लेकिन अगर तुम dz स्क्वायर में चलोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है dz स्क्वायर का, ऐसे बनता है। तो इनके लिए जो हमारा नोडल प्लेन होगा, रिंग के कारण, यहां पे इस रिंग के कारण नोडल प्लेन जो होता है, रिंग के कारण नोडल प्लेन 0 हो जाता है। और एंगुलर नोड यहां पे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? एंगुलर नोड हमारा क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसको ध्यान देना, एंगुलर नोड यहां पे कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इसको तुमको ध्यान देना है कि किसके एंगुलर नोड जो हमारा है ये 2 हो जाएगा, लेकिन जो यहां पर नोडल प्लेन है वो क्या हो जाएगा? रिंग के कारण 0 हो जाएगा। जैसे देखो, ये बहुत बड़ी बात है समझना कि कब, हालांकि माना कि मैंने स्लैश लगा के लिखा था, लेकिन ये जानना जरूरी है कि स्फेरिकल नोड को रेडियल नोड कब बोलेंगे और नोडल प्लेन को एंगुलर नोड कब बोलेंगे, ये जानना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब मान लो हमको टोटल नोड निकालना हो, अब हमको क्या करना है बेटा? टोटल नोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये भी बताता हूं तुम लोगों को। टोटल नोड कैसे निकालते हैं, टोटल नोड कैसे निकालोगे? टोटल नोड, हाँ, टोटल नोड निकालने का जो तरीका है, फॉर्मूला है स्फेरिकल नोड प्लस नोडल प्लेन, इनको ऐड कर दो। जब तुम इनको ऐड कर दोगे तो तुम्हारा टोटल नोड निकल करके आ जाएगा। अब स्फेरिकल नोड क्या होता है? स्फेरिकल नोड होता है n माइनस l माइनस 1। टोटल नोड कितना होता है? l होता है। तो यहां से ये कट जाएगा तो n माइनस 1 हमारा टोटल नोड निकल करके आ जाएगा, टोटल नोड निकल के आ जाएगा। तो ये था नोड के बारे में कहानी, ये था नोड के बारे में कहानी। समझ गए चीजें किस तरीके से चलती हैं? तो ऐसे चलती हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को नोड और नोडल प्लेन, स्फेरिकल नोड ये सब समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं बोलता हूं, आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।